हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सुपर कॉमर्स। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 7 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस के बारे में। यानी बिजनेस में जो भी पैसा लगाया जाता है वो कहाँ कहाँ से आता है, उसके कितने सोर्सेज होते हैं, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स एक्सेट्रा। इस पूरे चैप्टर को 3 वीडियोस में समझाया गया है और पहले के 2 वीडियोस यानी पार्ट फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप वो दोनों वीडियोस देख लें, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। इस वीडियो में हम समझेंगे बोरोड फंड्स के बारे में, यानी वो पैसा जो बाहर से लिया जाता है। देखिए, बिजनेस में जो पैसा लगाया जाता है मेनली वो 2 सोर्सेज से आता है। एक तो ओनर्स की तरफ से यानी उसके मालिक की तरफ से, और दूसरा बाहर से लोन लेकर। तो यहाँ पर हम बाहर से जो पैसा लिया जाता है यानी लोन लेकर जो पैसा लगाया जाता है उसके बारे में समझेंगे और उसके क्या क्या सोर्सेज होते हैं। तो बोरोड फंड में 4 टॉपिक्स आते हैं: डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स, इंस्टीट्यूशंस और कमर्शियल बैंक से लोन, पब्लिक डिपॉजिट और ट्रेड क्रेडिट। ये चारों क्या होते हैं, इनका क्या मतलब होता है, इनके लाभ हानि, ये सब हम इस वीडियो में समझेंगे। तो इन सबको जानने के लिए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बोरोड फंड्स यानी बाहर से लिए गए पैसे में सबसे मेन जो आता है वो आता है डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स। ये पर्टिकुलरली कंपनीज के लिए होता है। अगर आपने सेकंड वीडियो देखा हो, इसका पार्ट नंबर 2, तो वहां पर आपने जाना होगा कि शेयर्स क्या होते हैं और शेयर कैपिटल क्या होती है। अगर आपको नहीं पता तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि कंपनी में जो मालिक होते हैं वो एक नहीं होता, वो बहुत सारे होते हैं। यानी कई सारे लोग मिलकर पैसा जुटाते हैं और कंपनी में लगाते हैं। तो कंपनी में जितनी भी कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, माना 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, जो भी, उसको इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है और हर एक इक्वल पार्ट कहलाता है शेयर्स। जो व्यक्ति कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, उसका मालिक बनना चाहता है, वो शेयर को खरीदता है और उतने अमाउंट का पैसा कंपनी में लगा देता है। तो शेयर को खरीदने वाला बन जाता है शेयर होल्डर, जो कि कंपनी का मालिक होता है, और कंपनी के पास आ जाती है शेयर कैपिटल। सिमिलरली, अगर कंपनी पब्लिक से लोन लेना चाहती है तो कंपनी क्या करती है, जितने अमाउंट का लोन कंपनी पब्लिक से लेना चाहती है उसको इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर देती है और हर एक पार्ट कहलाता है डिवेंचर। कोई भी पर्सन जो कंपनी को लोन देना चाहता है वो डिवेंचर्स खरीद लेगा और जितने अमाउंट के डिवेंचर्स उसने खरीदे हैं वो कंपनी को उतना पैसा दे देगा। तो जिस पर्सन ने डिवेंचर्स खरीदे हैं वो बन जाएगा डिवेंचर होल्डर्स, जो कि क्रेडिटर होता है कंपनी के लिए। यानी ये कंपनी के लिए एक लायबिलिटी होती है और कंपनी को उतने अमाउंट में ऋण या लोन मिल जाएगा। ये एक तरह का सर्टिफिकेट होता है जिसमें जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, जैसे कि एक डिवेंचर्स का अमाउंट कितना है, कितने डिवेंचर होल्डर ने खरीदे हैं, कितने टाइम बाद अमाउंट पे किया जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एक्सेट्रा, ये सब लिखा होता है। तो डिवेंचर्स कंपनी के लिए एक लोन होता है, और लोन है यानी ऋण है तो क्या होगा, इस पर एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज दिया जाता है। अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कंट्रोल पर कोई भी कमी नहीं आती है। यानी बिजनेस में पैसा तो आ जाएगा लेकिन बिजनेस के कंट्रोल में कोई भी कमी नहीं होगी। जो उसके शेयर होल्डर्स है, इक्विटी शेयर्स होल्डर हैं, उनके ऊपर ही कंट्रोल रहेगा, क्योंकि उनको वोट देने का अधिकार होता है इक्विटी शेयर्स होल्डर को, और इक्विटी शेयर्स होल्डर वोटिंग के थ्रू कंट्रोल के डिसीजन को चेंज कर सकते हैं और फाइनली वो कंपनी को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर कंपनी डिवेंचर्स के थ्रू पैसा इकट्ठा करती है तो वहां पर डिवेंचर्स होल्डर को कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है। यानी वो कंपनी को कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ वो कंपनी में पैसा लगाते हैं और बदले में एक फिक्स्ड रेट से ब्याज लेते हैं। उसके बाद जो सेकंड गुण है उसका है लो कॉस्ट। लो कॉस्ट मतलब डिवेंचर्स के थ्रू पैसा उठाने में कंपनी को बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। वहीं अगर शेयर्स के थ्रू कंपनी पैसा उठाती है तो वहां कंपनी को बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा जो डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट दिया जाता है यानी जो ब्याज दिया जाता है वो एक खर्चा होता है, और जितने भी खर्चे होते हैं वो इनकम में से घटाए जाते हैं। उसके बाद फिर टैक्स दिया जाता है। तो ये जो हमारा टैक्सेबल अमाउंट है उसको कम करता है। माना अगर 1000 रुपए की इनकम हुई, उसमें से 600 रुपए का खर्चा हुआ, तो इनकम होगी 400 रुपए की, तो 400 रुपए पर टैक्स लगेगा। वहीं अगर 800 रुपए का खर्चा होगा तो इनकम होगी 200 रुपए की, तो 200 रुपए पर टैक्स लगेगा। यानी खर्चा होता है, इसीलिए हम इसको इनकम में से घटा सकते हैं और टैक्स हमारा उतना ही कम हो जाता है। तो इसका ये एक फायदा होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो गुण है, इसकी जो क्वालिटी है वो ये है कि डिवेंचर्स को इशू करने के बाद जो भी पैसा आता है कंपनी के पास,
वो एज ए लॉन्ग पीरियड के लिए यूज होता है। शॉर्ट पीरियड के लिए तो लोन बैंकों से भी लिया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग पीरियड के लिए यानी 5 साल से अधिक समय के लिए अगर कंपनी को पैसा चाहिए तो डिवेंचर्स काफी अच्छा सोर्स माना जाता है। अब इसके दोष क्या हैं? तो देखिए, दोष तो सबसे पहला यही है कि डिवेंचर्स के थ्रू जब पैसा उठाती है कंपनी, तो कंपनी को हर महीने या हर 6 महीने में, हर साल, जैसे भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है डिवेंचर्स होल्डर्स को। अब ये जो ब्याज है ये हर कंडीशन में पे करना होता है, चाहे इनकम हो रही है या फिर लॉस हो रहा है, तो ये एक तरीके का बोझ है। उसके बाद है ये रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ फर्दर बोरिंग, मतलब जब आप डिवेंचर्स इशू कर देते हो तो कंपनी फिर आगे ऋण नहीं ले सकती, उसकी जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। जैसे हमारी पर्सनल लाइफ में हम एक लिमिटेड अमाउंट में ही लोन ले सकते हैं, सिमिलरली कंपनी भी की एक कैपेसिटी होती है, और जब डिवेंचर्स के थ्रू वो पैसा ऑलरेडी उठा लेती है तो फिर आगे फ्यूचर में अगर उसको जरूरत पड़े तो वो उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी और फ्यूचर में फिर वो डिवेंचर्स इशू नहीं कर पाएगी। उसके बाद जो थर्ड है डीमेरिट, वो है इसका सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड का मतलब होता है कि जब ऋण लेते समय अगर कोई अपनी एसेट गिरवी रख दी जाती है तो वो होता है सिक्योर्ड लोन, और अगर एसेट गिरवी नहीं रखी जाती तो वो होता है अनसिक्योर्ड लोन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने दोस्त से 1 लाख रुपया लिया है उधार, आपके दोस्त से रिलेशंस अच्छे हैं और उसने आपको ऐसे ही विश्वास पर 1 लाख रुपए दे दिए, तो ये होगा आपके लिए अनसिक्योर्ड लोन। वहीं अगर आप बैंक जाते हो तो बैंक कहता है कि नहीं नहीं, या तो हमें अपने प्रॉपर्टी गिरवी रखिए, या फिर आप सोना गिरवी रखिए, या फिर अपनी कार, जो भी आपके पास एक एसेट है वो गिरवी रखिए। तो जब आप अपना कोई सामान गिरवी रख देते हो बैंक में, तभी वो आपको 1 लाख रुपए देगा, तो ये आपके लिए हो गया सिक्योर्ड लोन। सिमिलरली डिवेंचर्स मे बी और मे नॉट बी सिक्योर्ड, लेकिन अगर डिवेंचर्स सिक्योर्ड है, यानी अगर एसेट को गिरवी रखना पड़ रहा है कंपनी को, तो फिर क्या होगा, एक तरीके से ये चार्ज हो जाता है एसेट पर। माना कंपनी ने डिवेंचर्स को इशू करने के लिए अपनी पूरी बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी गिरवी रख दिए, तो इन फ्यूचर अगर उसको और लोन लेने की जरूरत पड़ती है तो वो बैंक के पास अपनी ये प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग को गिरवी नहीं रख सकती है, जिससे कि क्या हो जाएगा, वो एक तरीके से एसेट पर चार्ज बन जाएंगे। डिवेंचर्स के बाद अब हम बढ़ते हैं लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, यानी बैंक से ऋण। अब बैंक क्या होते हैं, एवरीबॉडी नो, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनका काम होता है पब्लिक से डिपॉजिट लेना, और फिर जो पैसा उनके पास आया है उसको एक ऊंचे ब्याज पर लोगों को देना। किस पर्पस के लिए, चाहे वो पर्सनल कंजप्शन हो या फिर वो बिजनेस पर्पस के लिए हो। क्यों करते हैं ये काम, क्योंकि भाई प्रॉफिट कमाना होता है। हम जो डिपॉजिट करते हैं बैंक पर, उस पर हमें ब्याज मिलता है 4% या फिर 5%, लेकिन वहीं अगर हम बैंक से लोन लेने जाएं तो वहीं हमें ब्याज देना पड़ता है 8% या फिर 9%। तो बीच का जो डिफरेंस है, यानी 4 या 5%, यही क्या है, इनका प्रॉफिट है। तो इसीलिए बैंक ये सब काम करते हैं। तो कंपनी के पास ऑप्शन होता है बैंक से जाकर लोन लेना, लेकिन बैंक से जो लोन लिया जाता है वो एक शॉर्ट पीरियड और मीडियम पीरियड के लिए होता है, यानी या तो 1 साल तक की अवधि के लिए लिया जाता है या फिर 1 से 5 साल तक की अवधि के लिए लिया जाता है। यानी लॉन्ग पीरियड के लिए बैंक से लोन नहीं लिया जाता, क्योंकि बैंक इससे ज्यादा पीरियड के लिए लोन प्रोवाइड नहीं करती है। लेकिन आजकल कुछ बैंक एसेट को गिरवी रखकर लॉन्ग पीरियड के लिए भी लोन प्रोवाइड करने लग गए हैं। लेकिन अगर केस स्टडी आती है आपके एग्जाम में, तो बैंक से जो लोन है वो शॉर्ट पीरियड और मीडियम पीरियड के लिए ही आएगा। बैंक से जो लोन लिया जाता है वो या तो कैश क्रेडिट के रूप में लिया जाता है, या फिर ओवरड्राफ्ट, या फिर टर्म लोन्स, या फिर परचेज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स एटसेट्रा। ये सब क्या होते हैं, ये आपके इस चैप्टर में नहीं है, यानी आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको इनके बारे में जानना है तो नीचे आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। अगर मैं इसको यहाँ समझाऊंगी तो इससे वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। बैंक के पास कोई भी बिजनेस फर्म जा सकता है और लोन ले सकता है, चाहे वो कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, HUF हो, या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप हो, यानी एकल स्वामित्व, यानी किसी भी तरह का बिजनेस, या फिर इन पर्सनल हम लोग भी बैंक से जाकर लोन ले सकते हैं। तो कोई भी जाकर वहां पर डिपॉजिट कर सकता है और कोई भी लोन अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग बैंक से ले सकता है। अब अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होते हैं, तो इसकी सबसे मेरिट ये है कि इसकी जो फॉर्मेलिटीज होती है वो कंपैरिजन टू डिवेंचर्स या फिर शेयर्स के
कम होती हैं। यानी जब कंपनी को शेयर इशू करके पैसा उठाना हो या फिर डिवेंचर्स इशू करके पैसा उठाना हो, तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, जैसे प्रोस्पेक्टस बनाना, उसको इशू करना, अंडरराइटिंग कमीशन एटसेट्रा। ये सब चीजें बैंक में नहीं होती हैं। तो एक तरीके का क्या है, बड़ी बड़ी जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो सब यहाँ पर नहीं होती है, इसलिए थोड़ा सा इजी हो जाता है बैंक से लोन लेना। इसके अलावा जब कभी भी जरूरत हो, कंपनी या फिर कोई भी तरह का बिजनेस इनके बैंक के पास अप्रोच कर सकता है और वो अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग लोन ले सकता है। अब जब बैंक से लोन लिया जाता है तो कंपनी को अपनी कई सारी इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती हैं, जैसे कि पिछले कई सालों का प्रॉफिट कितना रहा, लॉस कितना रहा, डेटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, एसेट्स कितने हैं, एटसेट्रा। तो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, जो बहुत ज्यादा जो हिडन इंफॉर्मेशन होती है कंपनीज की या फिर बिजनेसेस की, वो इंफॉर्मेशन उन्हें शेयर करनी पड़ती है बैंक के थ्रू। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो बैंक है वो इन सारी इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखता है, हाइड रखता है, और वो किसी को इन सब इंफॉर्मेशन को नहीं बताता। अब इसके दोष क्या हैं? देखिए, दोष ये हैं कि बैंक से जो लोन मिलता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए मिलता है। लॉन्ग पीरियड के लिए अगर मिलता भी है तो उसका प्रोसेस बहुत लेंदी होता है और बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इसके अलावा है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। देखिए, कोई भी बैंक ऐसे ही तो किसी को लोन नहीं दे देगा, तो वो लोन देने से पहले, पैसा देने से पहले पूरी तरीके से जांच करता है कि क्या जिस बिजनेस को पैसा दिया जा रहा है, क्या वो बाद में पैसा पे कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। तो इस चीज को जानने के लिए वो कई सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवाता है, वो छानबीन करता है। तो यानी पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन के बाद ही लोन दिया जाता है बैंक के थ्रू अलग अलग बिजनेसेस को या फिर कंपनीज को। तो ये एक तरीके का इसका डीमेरिट है कि इसमें जो जो इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत लॉन्ग प्रोसीजर हो जाता है कभी कभी। इसीलिए कभी कभी जो इसमें जो टाइम है लोन लेने में वो बहुत ही लंबा खिंच जाता है। अगर कोई अच्छी कंपनी है, जान पहचान वाली है, जिसका नाम है मार्केट में, उसको तो इजीली लोन मिल जाएगा। लेकिन कोई नया बिजनेस है जिसके पास रेफरेंस की कमी है, जिसको मार्केट में कोई नहीं जानता, उसके लिए बैंक से लोन लेना कभी कभी काफी डिफिकल्ट हो जाता है इन सभी रेगुलेशंस की वजह से। इसके अलावा जो नेक्स्ट इसका दोष है वो ये है कि जब बैंक से लोन लिया जाता है तो बदले में बिजनेस को अपनी कोई ना कोई फिक्स्ड एसेट गिरवी रखनी पड़ती है। इसके अलावा एक डिमेरिट और है, वो ये है कि इस पे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। यानी कंपनी को चाहे हानि हो या लाभ हो, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। इसके बाद आता है हमारा लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देखिए, अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बैंक में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी एक तरह की कंपनी होती है जिसका काम होता है मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स करना। मतलब ये सिर्फ पैसों का लेन देन करती है, कहीं से पैसा उठाना और फिर जरूरतमंदों को पैसा दे देना। एग्जाम्पल, पब्लिक कंपनीज या फिर सरकार से डिपॉजिट लेना, एक्सेप्ट करना। डिपॉजिट मतलब लोग इसमें पैसा जमा कराते हैं इस तरह की कंपनीज में, बदले में लोन के रूप में पब्लिक को, सरकार को या फिर अलग अलग बिजनेसेस को लोन देती हैं। इसके अलावा वो बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट भी करती हैं, जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पर भी इन्वेस्टमेंट करती हैं, और इसके अलावा करेंसी एक्सचेंज में भी काम होती हैं। लेकिन ये सारे काम हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं करता है। हर एक तरीके के काम के लिए अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। जैसे कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, माना ये एक तरीके का अम्ब्रेला हो गया। अब इन सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या आ जाते हैं? इनमें सभी तरह की इंश्योरेंस कंपनीज आ जाती हैं, जैसे LIC हो गया। सभी तरह के इन्वेस्टमेंट बैंक्स आ जाते हैं, या फिर सेंट्रल बैंक्स भी आ जाते हैं, जैसे कि इंडिया का सेंट्रल बैंक है RBI, तो वो भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। किसी भी तरह के इंटरनेट बैंक्स आ जाते हैं, या फिर रिटेल या फिर अदर तरीके के बैंक्स आ जाते हैं। जितने भी बैंक्स हैं वो सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं। सभी इंश्योरेंस कंपनीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं। अलग अलग तरह की ब्रोकरेज जो फर्म्स हैं वो भी इसी के अंडर आती हैं। मॉर्गेज कंपनीज होती हैं वो भी इसमें आती हैं। क्रेडिट यूनियंस इसमें आते हैं, और इन्वेस्टमेंट कंपनीज भी इसमें आती हैं। तो ये जो आप अम्ब्रेला के अंदर जितनी भी नाम देख रहे हो, इन सब के काम अलग अलग होते हैं। यानी हर एक का काम, जैसे बैंक का काम है पब्लिक से पैसा जमा करवाना और फिर जरूरतमंद लोगों को एज ए लोन प्रोवाइड कराना। सिमिलरली
बैंक को छोड़कर बाकी जितनी भी कंपनी है ये डिपॉजिट नहीं जमा करती, यानी इसमें आप सेविंग को डिपॉजिट नहीं कर सकते हो। तो अगर आप अपनी सेविंग डिपॉजिट करना चाहते हो तो वो सिर्फ उसके लिए आपको अपने बैंक के पास ही जाना पड़ेगा। सिमिलरली इंश्योरेंस कंपनी जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है वो बैंक प्रोवाइड नहीं करते। तो ये जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये अलग अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन है ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही, क्योंकि इनकी जो ट्रांजेक्शन्स होती है वो पैसों में होती है, यानी पैसों में ही ये लेन देन करते हैं। अब यहाँ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है वो बैंक को छोड़कर हो रही है, क्योंकि बैंक के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बैंक को छोड़कर जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो जनता से सेविंग्स को जमा नहीं कराती, यानी नॉर्मल जो पब्लिक है वो अपनी सेविंग्स इसमें डिपॉजिट नहीं कर सकती है, यानी इसमें हम सेविंग अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं, बैंक को छोड़कर, के ध्यान रखिएगा। और लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब है बैंक को छोड़कर जितने भी इंस्टीट्यूशन है उनसे है हमारा मतलब। यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के एग्जांपल जैसे बजाज फिनसर्व, ये सब इंडिया के एग्जांपल हैं, मन्नापुरम फाइनेंस, DHFL, मुथूट फाइनेंस, टाटा कैपिटल एटसेट्रा। तो ये सारे जितने भी है ये बैंक नहीं है, लेकिन अदर देन बैंक हैं, और ये सारे क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। अब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया जाता है बिजनेस में, उसके क्या फीचर्स होते हैं? देखिए, सबसे पहले जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है, ये ध्यान दीजिएगा। बैंक से जो लोन लिया जा रहा था वो शॉर्ट और मीडियम टर्म के लिए था, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो लोन लिया जा रहा है वो लॉन्ग पीरियड के लिए, यानी 5 साल से ज्यादा की अवधि के लिए। शॉर्ट पीरियड मतलब 1 साल के अंदर अंदर उसको यूज करना, मीडियम टर्म यानी 1 से 5 साल के अंदर अंदर उसको यूज करना, और लॉन्ग पीरियड मतलब 5 साल से अधिक के लिए कोई लोन लिया जा रहा है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कराते हैं, और इनकी एक फीचर्स ये भी होता है कि वे जनरल पब्लिक से डील नहीं करते हैं। जनरल पब्लिक से मतलब अगर हम लोग चाहें तो इनसे लोन नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा कंपनीज अलग अलग तरीके के मार्केट सर्वेज भी करती हैं, जिससे जो डेटा निकल कर आता है वो कंपनीज के लिए और गवर्नमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ ही ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अलग अलग कंपनीज को टेक्निकल असिस्टेंट भी देते हैं, मैनेजरियल सर्विसेज भी देते हैं, और कई तरह की गाइडेंस भी उनको उपलब्ध कराते हैं, किसको, कंपनीज को। तो ये इसका एक इम्पोर्टेंट फीचर है कि खाली ये लोन प्रोवाइड ही नहीं कराते बल्कि अलग अलग तरह की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कंपनीज को हेल्प होती है। अब इसके बात करते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स की। तो देखिए, सबसे पहले हम मेरिट्स की बात करते हैं। तो मेरिट तो सबसे पहला ये हो गया कि लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करती है, जो कि कमर्शियल बैंक से नहीं मिलता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा ये है कि कई तरह की एडवाइस देती है, वो मैनेजर को एडवाइस देती है कि कंपनी में कौन से डिसीजन कैसे लिए जाएं, कौन से प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट किया जाए, कौन से एसेट पर इन्वेस्ट किया जाए, एटसेट्रा, जो कि मैनेजर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट ये है कि जो पेमेंट होती है लोन की वो काफी इजी होती है, यानी इंस्टॉलमेंट में भी हो सकती है या फिर एक साथ इकट्ठी एक मुश्त यानी लंप सम में भी हो सकती है। तो कंपनी अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग लोन को रीपे कर सकती है। इसके अलावा बिजनेस को या फिर कंपनी को विदेशों से कोई मशीनरी या फिर कोई सामान मंगाना है तो फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये फॉरेन करेंसी में भी लोन प्रोवाइड करते हैं। अब बात करें हम इनके दोष की, तो दोष तो सबसे पहला यही है कि देखो, लेंदी प्रोसेस होता है। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए पैसा दिया जाएगा बिजनेस को, और वो भी बहुत सारा पैसा, छोटा मोटा अमाउंट तो होगा नहीं, तो इजीली तो दे दिया नहीं जाएगा। तो अच्छे से जांच पड़ताल होती है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं जो पूरी करनी पड़ती हैं। तो इसलिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी वित्त संस्थाओं से लोन लेना, ऋण लेना एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कंपनी में कई तरह के रेस्ट्रिक्शंस डाल देती हैं, जैसे कि कंपनी डिविडेंड कम पे करेगी। क्योंकि उन्हें तो अपना ब्याज चाहिए अपने पैसे पर। तो अगर ब्याज चाहिए तो हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चाहेगा कि कंपनीज के पास अच्छी खासी सेविंग हो, कि कभी अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं भी अर्न कर पा रही है तो वो ब्याज दे पाए। तो इसीलिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डिविडेंड के पेमेंट पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देती हैं। इसके अलावा वो कंपनी की पावर को भी कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, यानी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपना एक आदमी को अपॉइंट कर देती हैं जो कि डिसीजन ले पाएगा। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ही एक बंदा बैठा होगा, तो ऑब्वियसली वो जो डिसीजन लेगा वो अपने इंस्टीट्यूशन के फेवर में लेगा, ना कि कंपनी के फेवर में। तो कंपनी के लिए काफी एक कंट्रोल वाली सिचुएशन हो जाती है। इसका फोर्थ डीमेरिट यही है कि जब लोन लिया जाता है लॉन्ग पीरियड के लिए तो कंपनी को अपनी कोई ना कोई फिक्स एसेट गिरवी रखनी पड़ती है। ये मैं कई बार अभी समझा चुकी हूँ, इसका क्या मतलब होता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पब्लिक डिपॉजिट, यानी
जनता से जमा स्वीकार करना। मतलब जो नॉर्मल पब्लिक होती है वो अपनी सेविंग्स बैंक में ना डिपॉजिट कराकर कंपनी के पास डिपॉजिट करा देती है। इससे जनता को क्या फायदा होगा? जनता को फायदा ये होता है कि अगर कंपनी अच्छी है, रेप्यूटेड है, जैसे रिलायंस, टाटा एक्सेट्रा हो गई, तो वो बैंक रेट से ज्यादा रेट हमें देती है। माना बैंक में अगर हम जमा कराते हैं तो हमें 5% मिलता है, वहीं अगर कंपनी में अगर हम सेविंग जमा कराएंगे तो वो 7 से 8% हमें प्रोवाइड कराएगी, जो कि हमारे लिए अच्छा है। लेकिन जो पब्लिक डिपॉजिट्स होती हैं वो शॉर्ट और मीडियम टर्म के लिए होती हैं, यानी 6 से 36 महीने के लिए ही ये पैसा होता है। लॉन्ग पीरियड के लिए पब्लिक डिपॉजिट्स नहीं होती हैं। अब कंपनी में पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू पैसा जमा कैसे कराया जाता है? बहुत ही सिंपल है। कंपनी को न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट देना होता है जिसमें वो अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बताती हैं और पूरा प्रोसेस बताती हैं कि किस तरह से हम लोग उस कंपनी में डिपॉजिट कर सकते हैं। फिर हम लोगों को उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू एक फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म फिल करना होता है और कंपनी के पास जमा कराना होता है पैसों के साथ, और कंपनी इसको एक्सेप्ट कर लेती है। तो इसका मतलब है कि उसने हमारी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर ली है और फिर वो टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें ब्याज देती रहेगी। ये एक तरीके से विन विन सिचुएशन होती है कंपनी के लिए भी और डिपॉजिटर के लिए भी। कंपनी को सस्ता पड़ जाता है और जो डिपॉजिटर्स हैं हमें इसमें ब्याज ज्यादा मिल जाता है। और पब्लिक डिपॉजिट रिजर्व बैंक के थ्रू रेगुलेटेड होते हैं, ऐसा नहीं है कि अनरेगुलेटेड है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। तो अगर हम किसी कंपनी में डिपॉजिट्स करते हैं तो हमारे डरने की बात नहीं होती है, क्योंकि ये रेगुलेटेड होता है बाय आरबीआई। अब बात करते हैं हम इसके मेरिट और डीमेरिट्स की। देखिए, अगर हम गुण की बात करें तो ऑब्वियसली मैंने पहले बताया था कि एक तरीके से विन विन सिचुएशन होती है कंपनी के लिए भी और पब्लिक के लिए भी। पब्लिक के लिए क्यों होती है? क्योंकि इससे ज्यादा ब्याज मिलता है बैंक से। और कंपनी के लिए क्यों होती है? क्योंकि ये अदर सोर्सेज की तुलना में सस्ता होता है। सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट देना होता है और एक फॉर्म देना होता है, और पब्लिक फिर उस एडवर्टाइजमेंट को देखकर फॉर्म फिल करती है और सिंपली पब्लिक डिपॉजिट कंपनी के पास आ जाते हैं। तो काफी कम खर्चा होता है और इसका प्रोसेस है वो भी ज्यादा लंबा नहीं होता है। इसके अलावा ये एक अनसिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड मतलब पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू जब कंपनी पैसा उठाती है तो उसको अपनी कोई भी एसेट गिरवी नहीं रखनी पड़ती है। इसके अलावा जो पब्लिक डिपॉजिट से पैसा लिया जाता है वो अभी हमने देखा शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। शॉर्ट पीरियड मतलब वर्किंग कैपिटल और लॉन्ग पीरियड मतलब फिक्स्ड कैपिटल। तो अगर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, मतलब कंपनी को अपना बिजनेस सुचारू रूप से चलाना है, डेली रूटीन के खर्चे निकालने हैं और कंपनी के पास पैसा नहीं है, तो पब्लिक डिपॉजिट काफी अट्रैक्टिव सोर्स बन जाता है। वहीं अगर हम इसके दोष की बात करें तो दोष तो इसके देखिए सबसे पहला यही है कि पब्लिक डिपॉजिट सिर्फ उन्हीं कंपनीज के लिए अच्छा होता है जो कि पुरानी है और मार्केट में उनकी रेपुटेशन है। जैसे कि आप रिलायंस कंपनी को जानते हो, यस बैंक को जानते हो, एचडीएफसी बैंक हो गया, टाटा हो गया, ये सारी कंपनीज जानी पहचानी है। वही मैं कहूँ एबीसीडी नाम की कोई कंपनी है, तो क्या आप उसमें अपना पैसा जमा कराना चाहोगे? नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता वो कंपनी कैसी है, क्या आपको अपना पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो नई कंपनी के लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू पैसा इकट्ठा करना। इसके अलावा ये विश्वसनीय नहीं है। कंपनी जब कभी भी पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू पैसा उठाना चाहती है तो उसको एडवर्टाइजमेंट देना पड़ता है। फिर जो लोग डिपॉजिट कराना चाहते हैं अपनी सेविंग कंपनी में वो एक फॉर्म फिल करते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि एडवर्टाइजमेंट को रेस्पॉन्स बहुत अच्छे से मिले। कभी कभी क्या होता है कि जो पब्लिक है वो अच्छे से रेस्पॉन्स नहीं करती है और कंपनी के पास बहुत ही कम फॉर्म्स फिल किए हुए आते हैं, तो ये एक रिलायबल सोर्स नहीं है। थर्ड इसका जो डिमेरिट है वो है लिमिटेड अमाउंट। अगर बहुत सारे पैसे की जरूरत है तो फिर पब्लिक डिपॉजिट से ये पॉसिबल नहीं हो सकता, यानी एक लिमिटेड अमाउंट की रिक्वायरमेंट ही इससे पूरी की जाती है। और वो लिमिटेड अमाउंट क्या है कि कंपनी में शेयर कैपिटल जितनी है और फ्री रिजर्व कितने हैं उसका 25% तक का ही सिर्फ पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू इकट्ठा किया जा सकता है। जैसे कंपनी में 1 लाख रुपए की शेयर कैपिटल और रिजर्व है, तो 1 लाख रुपए का 25% कितना हो गया? 25,000। तो कंपनी सिर्फ 25,000 रुपए ही पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू उठा सकती है, इससे ज्यादा वो नहीं ले सकती। इसी के साथ पब्लिक डिपॉजिट भी खत्म होता है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्रेड क्रेडिट। देखिए, ट्रेड क्रेडिट का मतलब है कि माना आप एक बायर हो यानी खरीदने वाले हो और आपको सामान खरीदना है, सामान जिससे खरीदोगे वो सप्लायर हो जाएगा, आपके पास पैसे अभी है नहीं, तो आप क्या करते हो? उधार माल ले लेते हो, यानी आपने माल तो ले लिया लेकिन पैसे की पेमेंट नहीं की। आप कहते हो कि मैं तो पैसा बाद में दूंगा,
तो ये जो एग्रीमेंट है दोनों के बीच, बायर और सप्लायर के बीच, यही क्या है, ट्रेड क्रेडिट है। और ये एक शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का सोर्स है जिसमें जो उधार माल है वो सिर्फ 1 से लेकर 3 महीने के लिए ही दिया जाता है और 3 महीने के बाद पेमेंट करनी ही करनी होती है। तो ये एक तरीके का अरेंजमेंट है जो कि दो बिजनेसेस के बीच में होता है, यानी बायर और सप्लायर के बीच में, जिसमें कि जो बायर है वो उधार माल खरीद सकता है जिसकी पेमेंट 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या फिर 3 महीने बाद दी जाती है। तो ये जो टाइम पीरियड है 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन, ये कहलाता है हमारा क्रेडिट पीरियड। अब ये जो सप्लायर है यानी जो माल बेच रहा है, अब उसके खरीदार एक तो होगा नहीं, तो ये जो सप्लायर्स हैं ये अलग अलग बायर के लिए अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, अलग अलग सर्विसेज देते हैं। अगर कोई बायर ज्यादा अच्छा है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन ज्यादा अच्छी है, तो वो उसको सस्ते दामों पर भी दे सकता है और जो क्रेडिट पीरियड है वो उसको बढ़ा भी सकता है। लेकिन अगर बायर नया है जिसकी रेपुटेशन बेकार है, तो वो माल महंगा बेचेगा और उसका जो क्रेडिट पीरियड होगा वो भी कम होगा। क्रेडिट पीरियड मतलब उसको कम समय के अंदर पेमेंट करनी होगी। तो ये जो क्रेडिट टर्म्स एंड कंडीशन है ट्रेड क्रेडिट की, ये अलग अलग बायर के लिए अलग अलग भी हो सकती हैं। अब बात करते हैं हम इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स की। तो इसका सबसे बड़ा गुण यही है कि यह एक अनसिक्योर्ड लोन है, यानी इस लोन को लेने के लिए कोई भी एसेट गिरवी नहीं रखनी पड़ती। इसके अलावा ये बहुत ही आसान है, सिर्फ अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है आपके सप्लायर से तो इजीली आपको ट्रेड क्रेडिट मिल जाता है। इसके अलावा जो थर्ड मेरिट है वो ये है कि इसकी कोई फ्लोटिंग कॉस्ट नहीं होती, मतलब उधार माल लेने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। हाँ, कभी कभी माल थोड़ा महंगा जरूर मिलता है लेकिन इसके अलावा और कोई खर्चे नहीं होते। इसके अलावा फ्लेक्सिबल होता है, यानी अगर आपके पास 1 महीने के लिए पैसे नहीं है तो आप 1 महीने के क्रेडिट पीरियड पर माल उधार खरीद सकते हो। अगर आपके पास पैसे 3 महीने तक नहीं है तो आप 3 महीनों के लिए उधार माल खरीद सकते हो, यानी अपने टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, जरूरत के अकॉर्डिंग आप ट्रेड क्रेडिट को यूज कर सकते हो। अब बात करें डीमेरिट की, तो इसका जो सबसे बड़ा दोष है वो यही है कि जब आप उधार माल खरीदते हो तो वो क्या होता है, महंगा होता है। ऑब्वियसली अगर आप इंस्टॉलमेंट पर लेना चाहो, कोई भी चीज इंस्टॉलमेंट पर लेना चाहो तो वो थोड़ी सी महंगी होती है अगर आप कैश पेमेंट पर लेते हो उसके कंपैरिजन में। तो यहाँ भी जो माल उधार खरीदा जाता है वो थोड़ा सा महंगा मिलता है अगर वही माल कैश में खरीदा जाए तो। इसके अलावा जो अमाउंट है वो बहुत ही लिमिटेड होता है, यानी आप सब कुछ तो उधार नहीं खरीद सकते, जो माल की कुछ ही क्वांटिटी आप उधार खरीद सकते हो, तो इसमें जो अमाउंट होता है वो बहुत ही लिमिटेड होता है। तो इसी के साथ ही आपके सारे बोरोड फंड्स के जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इसके अलावा आप इसका पीडीएफ नोट्स या फिर अकाउंटेंसी या इकोनॉमिक्स के पीडीएफ और नोट्स जानना चाहते हो या किसी भी तरह के करियर के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो तो आप विजिट कर सकते हो हमारी वेबसाइट www.commercesuper.com पर। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।